हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर कॉलिंग। दिस इज लवली एंड आज हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इफ अ पोटैटो इज प्लेस्ड ऑन अ प्योर पेपर प्लेट which is white and unprinted and put in a microwave oven, the potato heats up but the paper plate doesn't. This is because ऐसा क्यों होता है? एक आलू को प्योर पेपर प्लेट पे, कागज के प्लेट पे रखते हैं और वो वाइट होता है, अनप्रिंटेड होता है एंड जब उसे हम माइक्रोवेव में रखते हैं तो वो जो पेपर होता है वो हीट नहीं होता है, लेकिन जो पोटैटो है वो हीट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? Options है, first potato is mainly made up of starch and whereas paper is made up of cellulose। कि पोटैटो स्टार्च का बना होता है, पेपर सेलुलोज का बना होता है। सेकंड ऑप्शन में है कि पोटैटो जो है वो माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करता है, जबकि पेपर माइक्रोवेव को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। थर्ड ऑप्शन में है कि पोटैटो वाटर को क्या करता है? कंटेन करता है और पेपर है वो वाटर को कंटेन नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन में है जो पोटैटो है ये फ्रेश ऑर्गेनिक मटेरियल है, वेयर एज जो पेपर है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 3, पोटैटो कंटेन्स वाटर वेयर एज पेपर डजंट कंटेन वाटर। ठीक है ना? तो आलू क्या होता है? पानी को कंटेन करता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है, जबकि पेपर में वाटर नहीं है तो वो गर्म नहीं होगा। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो वर्क करता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के प्रिंसिपल पे। और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कैसे होता है? ये डाइपोल के रोटेशन से होता है। इसमें क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो रेडियो या माइक्रोवेव इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो हीट कर देता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को। तो इसलिए पानी कंटेन करता है पोटैटो तो वो हीट हो जाता है, जबकि पेपर में पानी का अमाउंट नहीं है तो वो हीट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। चलिए चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन रिपीट भी होता है और कभी कभी ये भी हो सकता है कि इसके ऑप्शंस में से कोई डिफरेंट क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए, सेकंड है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। First, on its own initiative. Second, if he seeks such advice. Third, only if the matter related to the fundamental rights of citizen. Which of the following given statement is are correct? तो इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर। ठीक है ना? तो लॉ के मैटर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है? तो यहाँ पे है कब ले सकता है? ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, इफ यू सीक सच एडवाइस, या ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। यदि मैटर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तब वो लेगा, या वो चाहता है एडवाइस लेना तब लेगा, या वो अपने इनिशिएटिव पे लेगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। जब एम लक्ष्मीकांत की बुक में से आप लोग सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहां पे ये टॉपिक आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सिर्फ सही है, फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के टाइम पे ही वो एडवाइस लेगा। ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1 ओनली, सेकंड है 2 ओनली, 3 है 3 ओनली, फोर्थ है 1 एंड सेकंड ओनली। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड ओनली। यदि वो चाहेगा कि हाँ उसे एडवाइस चाहिए तो वो ले सकता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 143 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर अपॉन द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। According to Article 143 of the Indian Constitution, the President may seek, है ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है may seek the opinion of the SC on any question of law और fact। यदि कोई लॉ का मैटर है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें SC से ओपिनियन ले सकता है, यानी कि may seek है, चाहेगा तो वो ले सकता है। ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑन विच ही थिंक्स इट
expedient to obtain such an opinion. Next है क्लोरीनेशन इज अ प्रोसेस यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन. क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. द डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज मेनली ड्यू टू. क्लोरीन का जो ये डिसइंफेक्टिंग एक्शन है ये मेनली किसकी वजह से होता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है क्लोरीनेशन, ठीक है, ये कैसे होता है उसके बारे में है. ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर. जब क्लोरीन को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. सेकंड में है जब क्लोरीन को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है. थर्ड है कि जब क्लोरीन को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है. फोर्थ है जब क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर के साथ तो नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर. तो क्लोरीन का जब क्या करते हैं पानी के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा. क्लोरीन होता है Cl2 है ना, वाटर होता है H2O, तो दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो बनेगा वो है हाइपोक्लोरस एसिड. इसके साथ और भी बनता है वो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड. तो क्लोरीनेशन क्या है, वो बहुत सारे मेथड में से एक ऐसा मेथड है जो कि पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यानी कि क्लीन करने के लिए, इन्फेक्शन से हटाने के लिए यूज़ करते हैं. एनी टाइप ऑफ क्लोरीन, किसी भी तरह का क्लोरीन जो कि पानी के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट देता है किसके फॉर्मेशन में, हाइपोक्लोरस एसिड और साथ में हाइपोक्लोराइट आयन, ये दोनों ही बनता है. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, हाइपोक्लोरस एसिड, तो यही आंसर था. क्लोरीनेशन हैज़ प्रूवन टू बी वेरी इफेक्टिव. क्लोरीनेशन बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस, लेकिन ये हम जब प्रोटोजोआ के केस में देखते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं है. सर्टेन पैथोजेंस, कुछ पैथोजन जैसे कि प्रोटोजोन सिस्ट आर रेसिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन से क्या है, रेसिस्ट है, मतलब कि जो प्रोटोजोआ है इसे ये डिसइंफेक्ट नहीं करेगा. सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से क्या होता है कि इन दोनों पे क्या है, ये इफेक्टिव है. क्लोरीन वाज फर्स्ट डिस्कवर इन स्वीडन इन 1744. क्लोरीन को पहली बार स्वीडन में 1744 ईस्वी में डिस्कवर किया गया था. फोर्थ है विद रेफरेंस टू लोक अदालत. यदि हम बात करते हैं लोक अदालत की तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, लोक अदालत के पास जुरिडिक्शन है टू सेटल द मैटर एट प्री litigative stage and not those matter pending before any court. तो ये गलत है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है दिया हुआ कि. सेकंड है एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली, नॉट एनी अदर पर्सन. तो यहाँ पे जो नॉट एनी अदर पर्सन है ये भी गलत है क्योंकि उसमें और भी लोग शामिल होते हैं. लोक अदालत कैन डील विद मैटर विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल इन नेचर. तो ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे नॉट क्रिमिनल जो दिया है ये गलत है. यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर्स होते हैं और यहाँ पे नॉट एनी अदर पर्सन है, यहाँ पे और भी लोग होते हैं जैसे कि चेयरमैन होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, वो जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो देख लेंगे कि कहाँ पे क्या और एडिशन होता है. तो यहाँ पे जो तीनों ही ऑप्शंस है वो गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, दैट इज नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन क्या है, एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और एनी डिस्प्यूट विच हैज नॉट बीन ब्राउट बिफोर एनी कोर्ट इज लाइकली टू बी filed before the court. These cases are to be transferred to लोक अदालत. ठीक है ना, तो एनी केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट लेके आ सकते हैं और एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर, जो पहले नहीं आया उसे क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा था, जो कि टोटली रॉन्ग था. इसी तरह से सेकंड देखते हैं क्या है, ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी कि सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस को रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस क्या था, वहाँ पे नॉट क्रिमिनल था जो कि रॉन्ग था. एंड इसी तरह से सिमिलरली लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, टू मेंबर्स एंड वन सोशल वर्कर. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या था वो गलत, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर. फिफ्थ है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग
फर्स्ट ब्लूटूथ, सेकंड कॉर्डलेस फोन, थर्ड माइक्रोवेव ओवन, फोर्थ वाईफाई डिवाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कैन ऑपरेट बिटवीन 2 to 4 और 2 to 5 गीगाहर्ट्ज रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट में है फर्स्ट और सेकंड, जो कि 2 से 4 और 2 से 5 गीगाहर्ट्ज रेंज के बीच फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच क्या करता है, ऑपरेट करता है. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में है थर्ड और फोर्थ, और थर्ड में है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में है चारों ही. तो यहाँ पे जो ब्लूटूथ है, कॉर्डलेस फोन है, माइक्रोवेव ओवन है और वाईफाई डिवाइस है, ये चारों के चारों 2 to 4 और 2 से 5 इन दोनों के बीच में ही आता है, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज के आसपास ये वर्क करता है. देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है, डिटेल दिया हुआ है. Bluetooth device intended for use in short-range personal area network operate from 2.4 to 2.48 GHz, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 2.4 से 2.48 है. तो ये 2 से 5 या 2 से 4 के बीच में ही लाई कर रहा है. सेकेंड है वाईफाई यूज़ करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.8 गीगाहर्ट्ज, तो ये भी उसके बीच में ही आ गया. कॉर्डलेस फोन जहाँ की यूएस और कनाडा में देखा जाए तो ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है. माइक्रोवेव ओवन ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है. तो सारे ही जो ऑप्शंस थे वहाँ पे वो 2 से 4 या 2 से 5 के बीच में ही है. तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 1 2 3 4. तो आई होप 5 के 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. जहाँ पे भी कोई डाउट लग रहा हो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. एंड ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. तो आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है. तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है सबसे पहले आपके पास पहुँचे. और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगा, डेली के 5 क्वेश्चन आएंगे, अप्रॉक्स 200 डेज है. तो आई विल ट्राई कि 1000 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि वन पेपर में यदि 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 1 में प्री का, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 1000 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए जाएं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे.